ठीक है, लास्ट टाइम में कहाँ तक किया था हम लोगों ने, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू में, वो ट्रक वाला क्वेश्चन कर लिया। उसमें ये बात समझ में आ गई कि जो पल्स की स्पीड होती है किसी स्ट्रिंग पर, वो होती है विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, विद रेस्पेक्ट टू, और कितनी आई थी, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। ठीक है, अब सुनो, इसके बेस पे तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्या समझ लो, एक सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट है। कैसा सपोर्ट है? मतलब छत वत से यहाँ से एक रॉड लटका दी है, एक रॉड लटका दी। इस रॉड का आपको मास दे रखा है m, मास दे रखा है, लेंथ दे रखी है l, और आपसे बोला गया कि यहाँ पे हमने क्या करा ना, देखो यहाँ से हैमर किया, थोड़ा सा स्ट्राइक किया, हल्का सा हथौड़ा मार दिया, तो टन से यहाँ से एक पल्स स्टार्ट हो गई। और ये बोला गया है ये पल्स चढ़ते चढ़ते इसको यहाँ तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है? टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचना है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड आउट टाइम, फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द पल्स, टेकन बाय द पल्स टू रीच एट टॉप फ्रॉम बॉटम, बॉटम से टॉप पे पहुंच जाए, उसके लिए कितना टाइम उसको लगेगा, ये आपको बताना। करो ट्राई। सुनो, सिंपल सी बात हमको समझ में आती है कि अगर हम इस वाले पॉइंट को देखें तो इस वाले पॉइंट से कुछ भी चीज नहीं लटकी हुई, तो इसका मतलब कि इस वाले पॉइंट पे टेंशन जीरो है। जबकि टॉप मोस्ट पॉइंट को देखें तो इससे एम मास की रॉड लटकी हुई है, तो इस पर टेंशन हो जाएगी कितनी, एम जी कितनी, और बीच वाले पॉइंट पे कुछ अलग। तो हमें पता है जब टेंशन वेरिएबल है, टेंशन, तो सीधी सी बात है वेलोसिटी भी वेरिएबल है। तो आई वांट टू फाइंड आउट फर्स्ट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम मोस्ट पॉइंट। बात समझ में आ गई? तो अपन क्या करते हैं, यहां से x दूरी पर जाते हैं। कितना जाते हैं? जब हम x साइड पे पहुंच जाएंगे तो ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पे जो टेंशन होगी उसे मैं लिख रहा हूं, उसे लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। इससे इतना पोर्शन लटका हुआ है रॉड का, ये इस पे टेंशन एक्सर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? ठीक है, कितना है इसका मास निकाल लो। देखो ध्यान से, इसके लिए मास पर यूनिट लेंथ म्यू कितना हो जाएगा इस पूरी रॉड के लिए, m अपॉन एल। इतने पोर्शन का मास कितना हो जाएगा, x लेंथ का, म्यू इंटू एक्स। तो टेंशन कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू एक्स इंटू जी। बोलो, ये बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी किसी पॉइंट की जो कि x दूरी पर है बॉटम से, v इज इक्वल टू अंडर टी बाई म्यू, यानी कि म्यू एक्स जी बाई म्यू। तो वेलोसिटी क्या आ गई, एज अ फंक्शन ऑफ x आ गई, कितनी, अंडर रूट एक्स जी या फिर जी एक्स। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मैं इस v को लिख सकता हूं dx अपॉन dt। तो ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन अंडर रूट जी एक्स इज इक्वल टू dt। बोलो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें। जब t इज इक्वल टू जीरो था, t इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी थी, जब t इज इक्वल टू टी होगा वो हमें निकालना कितना टाइम, x की वैल्यू l हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये वन अपॉन अंडर रूट जी, तो वन अपॉन अंडर रूट जी रहेगा, वन अपॉन रूट एक्स, वन अपॉन, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, टू अंडर रूट एक्स करके देख लेना, टू अंडर रूट, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, जीरो से एल, जीरो से इज इक्वल टू टी। ये बात समझ में आ गई? अब इससे टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट जी और टू रूट एल, टू रूट, तो टाइम की वैल्यू आ गई टू अंडर रूट एल बाई जी। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो, हल्की सी कोई दिक्कत आ गया, कुछ खास बात है? करो, सुनो चलो। अब क्या है ना, हमारे पास इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये दूसरा तरीका है। मैं क्या बता रहा था तुम्हें, सिंपल सा एक काम करो, ये जो तुम्हारी रॉड लटकी हुई थी, यहाँ से पल्स ऊपर जा रही है, पल्स, ध्यान से सोचना, जैसे जैसे पल्स ऊपर जा रही है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है या घट रही है, जैसे पल्स ऊपर जा रही है टेंशन बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है तो रफ्तार भी बढ़ रही है, मतलब जैसे ऊपर जा रही है तेज करती जा रही है अपनी रफ्तार को, जब तेज करती है तो एक्सेलरेशन आ गया। मैं एक्सेलरेशन निकाल लूं, देख हमारे पास आया v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एक्स, वी इज इक्वल टू अंडर रूट, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, और इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट जी तो कांस्टेंट है, रूट जी हो गया कांस्टेंट। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो पहले क्या करेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स का कर देंगे टी के रेस्पेक्ट में। सिंपल सी क्या है, ऐसे समझो, ये आ गया डी रूट एक्स बाई डी टी, डी रूट एक्स बाई, ये आ गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इंटू डी एक्स, और यहाँ पे डी टी बाई डी टी, सॉरी ये लिख सकता हूँ या नहीं, सोचो, dx dx कट जाएगा, वो डी रूट एक्स बाई डी टी तो बचा। बोलो, आप सिंपली देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट जी इंटू में, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे,
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आएगा 1/2√x, 1 और dx/dt क्या लिख देंगे, वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमें पता है ये है √gx, √g इंटू √x, √x से √x कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, g/, मेरी बात समझ में आ रही है। अब सिंपल सी हमारे पास क्या केस हो गया, ध्यान सुनना, ये जो रॉड लटकी हुई थी, इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट की रफ्तार कितनी थी जब पल्स स्टार्ट हुई, 0, क्योंकि टेंशन 0 थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं, सिंपल सा मेरे को क्या करना है, डिस्टेंस पता है l, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लूं, s की वैल्यू क्या l इज इक्वल टू u की वैल्यू 0, ut गया हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू g/2 इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4l/g, 4l/, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2√l/, देख सेम है, मेरी बात समझ में आ रही है। कोई सही मेथड कर सकते हैं, जिसको याद रह जाए बहुत बढ़िया, वैसे याद करने की कोई खास जरूरत है नहीं, बाकी जो बार बार रिवीजन करोगे तो तुम्हें अपने आप ही ये याद हो जाएगा कि जब ऐसे रॉड वॉड पे पल्स ऊपर की तरफ जाती है तो इसका एक्सेलरेशन हो जाता है g/2, मेरी बात समझ में आ रही है, प्रोवाइडेड दैट सिर्फ और सिर्फ रॉड ही लटकी हुई है, इसके साथ और कोई छेड़छाड़ ना करी जाए, बात समझ में आ रही है। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये जो तुम्हें फॉर्मूला निकलवाया था v इज इक्वल टू √t/μ, कल मैंने क्या बताया था, जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड फ्रेम में 0 है, तो हम अपना ठेला लेके चल पड़े थे जिसकी रफ्तार v थी, तो उस फ्रेम से देखने पे वो सर्कुलर मोशन कर रहा था, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया था dmv²/r, और देखा था 2t sin d थीटा से dmv²/r इक्वेट कर दिया था, और उससे हमारे पास फाइनली आ गई थी t इज इक्वल टू μv², और v की वैल्यू आ गई थी √t/μ। अब इसका जो एक्चुअल मेथड जो तुम बार बार किताबों में पाओगे वो और देख लो, खाली समझ लो, फॉर्मूला यही आना है, सब कुछ यही आना है, खाली समझ लो कि हाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा समझ लो। पहले तुम्हारी स्ट्रिंग ऐसी थी, थोड़ी देर बाद यही स्ट्रिंग ऐसी हो गई, हो ही नहीं हो गई, नहीं ऊपर नीचे बराबर है, उसे मत देखना, ठीक है। अब क्या है ना, ऐसा समझ लो, पहले मैंने क्या करा, इसका छोटा सा पोर्शन एनालाइज कर रहा हूं मैं, छोटा सा पोर्शन dx, छोटा सा पोर्शन, ये बहुत ही छोटा है, तो ये dx, तो क्या मैं ये भी dx मान लूं, अच्छा हो क्या रहा है ना, बेसिकली ये ऐसी क्यों हो गई, क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जनरेट हो गई है, और टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, ये बात समझ में आती है। तो अगर मैं इस छोटे से हिस्से dx की बात करूं तो इसे स्ट्रिंग का इधर वाला हिस्सा ऐसे पुल कर रहा है, और स्ट्रिंग का इधर वाला हिस्सा ऐसे पुल कर रहा है, मैं मान लेता हूं यहाँ पे टेंशन है T1 और यहाँ टेंशन है, मेरी बात समझ में आ रही है, मान लेते हैं ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2, ये एंगल है थीटा, क्या मेरी ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। इस dx एलिमेंट का छोटा सा मास होगा dm, कितना होगा या नहीं होगा, मैंने मान लिया स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ था म्यू, कितना, तो dx लंबाई का dm मास कितना हो जाएगा, म्यू dx, ये बात समझ में आती है, ठीक है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ न्यूटन साइकिल लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, लिख सकता हूँ नहीं, यहाँ पे छोटा सा मास dm है, छोटा सा मास, इसलिए मैं लिख लूंगा dm इंटू a, dm इंटू इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू, अब नेट फोर्स उस डायरेक्शन में लिखूंगा जो एक्चुअली है नेट फोर्स की डायरेक्शन, मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा ये पार्टिकल dx लेंथ का ये जो एलिमेंट है हमने मान लिया ऊपर जा रहा है, किधर जा रहा है, ऊपर जाए, नीचे जाए, किधर भी जाए, एक्चुअली ये बताना है इस पर जो फोर्स लग रहा है, इस पर जो, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे लगेगा ना, अपनी मीन पोजीशन की तरफ, अपनी एसएचएम के दौरान पार्टिकल फोर्स मीन पोजीशन की तरफ ही तो लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैं क्या करूं, ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स के कंपोनेंट कर लूं, इस T2 के कंपोनेंट हो जाएंगे T2 sin θ2 और T2 cos θ2, ऐसे T1 वाले के T1 cos θ1 और T1 sin θ1, T1, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो हमें पता है नेट फोर्स भी अलोंग वर्टिकल होगा या नहीं होगा, वो भी नीचे की तरफ, इसका मतलब ये पक्का ये और ये तो काट रहे होंगे, और नेट फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड, नेट फोर्स इज वर्टिकली कितना होगा, T2 sin θ2 माइनस T1 sin θ1, तो इसको नेट फोर्स के इक्वल लिख दूं क्या, T2 sin θ2 माइनस T1 sin θ1, T1 sin, मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा क्या ये बात ऑलरेडी एज्यूम्ड है कि θ1 θ2 बहुत छोटे छोटे एंगल है या नहीं है, जब ये θ2 और छोटा θ1 बहुत छोटे छोटे एंगल है, हमें पता है जब थीटा बहुत छोटा होता है तो ये sin थीटा के भी इक्वल होता है, और यही tan थीटा के भी इक्वल होता है या नहीं होता, हाँ tan थीटा के भी इक्वल होता है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं dm इंटू a
इज इक्वल टू T2 tan थीटा 2 माइनस T1 tan थीटा 1। बोलो। अच्छा अब हमें बताया tan थीटा होती है स्लोप, क्या होती है? मान लेते हैं ये पॉइंट का नाम है ए और ये पॉइंट का नाम है बी, ये पॉइंट का नाम है ए, ये पॉइंट का नाम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ T2 इंटू डी बाई, अच्छा डी की जगह लिखता हूँ डेल, क्या लिखता हूँ? T2 इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई यानी कि स्लोप एट ए बी है बी, माइनस T1 इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स एट ए। बोलो। ठीक है, अब मैं इस डीएम को लिख सकता हूं क्या? डीएम को मैं लिख सकता हूं म्यू इंटू डी एक्स, तो हो जाएगा म्यू डी एक्स ए। बोलो, ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये हो गया म्यू डी एक्स ए। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, उधर साइड में भेज रहा हूं, उधर साइड में, तो क्या हो जाएगा ध्यान से सुनो। अच्छा एक और चीज, हम लोग अब तक ऐसा मानते थे नहीं मानते थे कि स्ट्रिंग में टेंशन लगभग सेम है, टेंशन लगभग, यानी कि एक्चुअली T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T। हमने पहले किया था सर्कुलर मोशन मान के, तब भी ऐसे ही किया था, दोनों साइड T सेम माने थे, तो ये T1 T2 सब सेम है, तो फाइनली ये T2 और T1 में से मैं TT कर दूं और T कॉमन आ जाएगा, T। ठीक है भाई साहब, अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं म्यू डी एक्स इंटू ए इज इक्वल टू T इंटू डी वाई डेल वाई बाई डेल एक्स एट बी माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स एट ए। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, इस म्यू और डीएक्स को उधर पहुंचा रहा हूं, म्यू और डीएक्स को, तो इधर ए बच जाएगा, क्या बच जाएगा? अच्छा ए क्या होता है? ए इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर। बोलो, ए हो गया डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी, म्यू डीएक्स को उधर भेज रहे हैं, म्यू डीएक्स को, तो ये हो जाएगा टी बाई म्यू, टी बाई म्यू इधर हो गया, डीएक्स को इसके नीचे पहुंचा रहा हूं, डीएक्स को इसके, तो ध्यान सुनो, ये हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स, यानी कि ऐसा लिख दूं क्या, स्लोप एट बी, स्लोप एट माइनस स्लोप एट ए अपॉन डीएक्स। कोई दिक्कत? बोलो। अब देखो मैं इसी चीज को तुम्हें थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, ध्यान सुनना। जैसे तुम लिखते हो कहीं तुमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई, तो इसका मतलब क्या होता है, रेट मतलब कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन, अगर कल को मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स और यहाँ पे लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई, तो इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन डी वाई बाई डी एक्स अपॉन चेंज इन एक्स। जैसे यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन डी वाई बाई डी एक्स अपॉन चेंज इन एक्स। होगा या नहीं होगा? तो चेंज इन डी वाई बाई डी एक्स मतलब चेंज इन स्लोप अपॉन चेंज इन एक्स। अच्छा इसी को तो हम ये लिखते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, लिखते हैं नहीं लिखते? डिफरेंशिएशन का भी डिफरेंशिएशन मतलब कि एक्चुअली डबल डिफरेंशिएशन इज चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, तो यही तो मैंने यहां पे लिख रखा है, चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। बोलो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस पूरी इक्वेशन को, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई म्यू इंटू डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। बोलो, अब मुझे बताना, ये वही तो आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, तो ये क्या वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर है टी बाई म्यू, यानी कि वी की वैल्यू अगेन क्या आ गई, अंडर टी बाई, प्रॉपर इसका ये है, एनर्जी पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, एनर्जी पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। ठीक है, अब ध्यान सुनना, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी है, पूरा डिस्कस करेंगे शुरू से लास्ट तक कैसा क्या है। सुनो, ऐसा समझ लो तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग थी, सिंपली ऐसे लेटी हुई, तुमने इसके इस वाले पॉइंट को ऐसे चम कराया, पूरी स्ट्रिंग धीरे करके ऐसे चम करने लग गई और स्ट्रिंग दिखने में ऐसी लगने लग गई, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। अब ध्यान सुनो, हुआ क्या, ऐसा समझो कि यहाँ पे पहले पहले एक छोटा सा पोर्शन था dx लेंथ का, कितनी लेंथ का, जब ये dx लेंथ का एलिमेंट डिस्प्लेस होकर ये सारे पॉइंट डिस्प्लेस हुए और यहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए, तो यही dx लंबाई फैलकर इतनी हो गई, नहीं हो गई, और इसकी कुछ लेंथ हो गई dl, कितनी हो गई, बेसिकली इसको किसी ने ऐसा लग रहा है खींच दिया, इसको लग रहा है किसने खींच दिया, टेंशन ने, किसने, एक टेंशन इधर लग रही थी और टेंशन, मेरी बात समझ में आ गई क्या, इस टेंशन फोर्स की वजह से ही इसकी लंबाई dx से बढ़कर dl हो गई या नहीं हो गई, मतलब कि टेंशन फोर्स हैज इंक्रीज इट्स लेंथ, टेंशन फोर्स हमेशा पुल करता है, उसने इसे पुल कर वास्तव में dx से dl लेंथ में कन्वर्ट कर दिया, कितना खींच दिया,
डीएल माइनस डीएक्स, टेंशन फोर्स ने उसको डीएल माइनस डीएल खींच दिया, तो टेंशन ने वर्क कितना करा, फोर्स, यानी कि टेंशन इंटू डीएल माइनस डीएक्स। अब टेंशन ने जितना ये पॉजिटिव वर्क किया, ये सब कहां गया, स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो गया। स्ट्रिंग के अंदर किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ऐसे ही तो निकालते हैं, ये बात समझ में आ रही है। तो वर्क डन बाय टेंशन लिखते हैं, वर्क डन बाय टेंशन, वही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई। तो मैं ऐसे लिख दूं, छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी डी जो उसके अंदर स्टोर हुई इज इक्वल टू टी इंटू डीएल माइनस डीएक्स। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, अगर ये डीएल है, ये डीएक्स है, तो इसको मैं डीवाई लिख दूं, ये डीएल, ये डीएक्स, ये डीवाई है या नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, टी, अच्छा डीएल माइनस डीएक्स, देखो डीएल को क्या लिख दें, डीएल को मैं इस ट्राइंगल की मदद से लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, ठीक है डायरेक्ट में, अंडर रूट ऑफ डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात। मैं इसको ऐसे लिख दूं टी, मैं इसमें से डी एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो बाहर आकर डी एक्स रह जाएगा, और इसमें भी डी एक्स, पूरे में से डी एक्स बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टी डी एक्स, इधर अंडर रूट में डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, बोलो, -1 माइनस, कोई बात समझ में आई, बोलो, ठीक है। अब ये ऐसा है, अब तुम्हें पता है डी वाई अपॉन डी एक्स बहुत छोटा है, डी वाई भी छोटा, डी एक्स भी छोटा, बहुत छोटा है ये। अब हमें पता है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n में x बहुत छोटा हो, x बहुत, तो इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन में 1 प्लस nx लिख देते हैं। क्या वही चीज मैं यहाँ यूज कर लूं, तो क्या हो जाएगी, टी डी एक्स इंटू में 1 प्लस, यहाँ पे पावर क्या चढ़ रही है, पूरे पे 1/2 चढ़ रही है, नहीं चढ़ रही, तो 1 प्लस 1/2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, -1 चल ही रहा है, 1 और 1 गया, तो ये छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी डी यू क्या आ गई, टी डी एक्स बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। बोलो कोई परेशानी। अब मैं क्या करूं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लूं, बोलो। अच्छा, हमें पता है मैं y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बोलो। तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि मेरे को अच्छे शब्दों में लिखना चाहिए डेल वाई अपॉन डेल एक्स, वहां पर भी तो समझ जाओगे एक ही चीज है। डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। कोई दिक्कत। अब मेरे को इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है या खाली स्क्वायर करना है, खाली स्क्वायर करना है। देखो उधर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है, ना कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है। तो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी डी यू क्या आ जाएगी, टी डी एक्स बाई 2 टी डी एक्स बाई इंटू इसका स्क्वायर, ये क्या है, ए स्क्वायर के स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोलो कोई दिक्कत। तो सिंपल सी बात, हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब और आगे देखते हैं। ये टी डी एक्स बाई 2 वगैरह सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस k को कुछ लिख सकता हूँ, k को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान सुनना, वो ठीक है, चलो वो सब तो ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ k को, हाँ सही है ना, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई की लिखते हैं, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा बाई v, ओमेगा बाई, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, t डी एक्स बाई 2 इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोलो कोई दिक्कत। अब हमें पता है इस स्ट्रिंग के लिए v इज इक्वल टू होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, होता है या नहीं होता, ठीक है। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू से मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर, टी स्क्वायर अपॉन, सॉरी, v स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई म्यू। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई म्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा, म्यू तो पहुंच जाएगा ऊपर और t से t कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू, टी से टी गया, ऊपर है म्यू, तो ऐसे लिख रहा हूं मैं इसको, इस बार म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी और इंटू डी एक्स, इंटू और डी एक्स को मैं यहाँ लिया आया, कोई दिक्कत। तो ध्यान सुनो, ये छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी डी एक्स लेंथ के एलिमेंट के अंदर ही तो खिंचकर स्टोर हो गई थी या नहीं। तो मैं इसको लिख दूं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। मेरी बात समझ में आ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ आ गई भाई साहब, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी बाई 2। मेरी बात समझ में आई, कोई दिक्कत। अबे बात समझ में आई, मतलब कोई दिक्कत, कोई खास बात। अगर कल को आपसे कोई आकर बोल दे कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ की एवरेज वैल्यू निकाल लो, क्या निकाल लो, तो दोनों साइड एवरेज ले लेंगे, डरते थोड़ी ना, ये 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4, आराम से कर सकते हैं नहीं।
तो आपको इतना समझ में आया मैंने पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ कैसे निकाली। इसके बाद ऐसे ही हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ आ चुकी है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, फिर उन दोनों को जोड़कर उन दोनों को टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ जब आ जाएगी तो हमारा इतना काम पूरा हो जाएगा एनर्जी निकालने का, कितनी भी लेंथ के लिए हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे पावर में। किसमें? अरे पावर निकालने से डरते थोड़ी ना, एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में। मेरी बात समझ में आ रही है। और जब पावर आ जाएगी, क्या आ जाएगी? तो इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन। मेरी बात समझ में आ रही है। कितनी पावर, मतलब कि समझ लो इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, पावर अपॉन एरिया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर 1 सेकंड में कितने जूल एनर्जी गिर रही है, तो उससे इंटेंसिटी आ जाएगी। पहले इतना करो, है ना, जगह नहीं है, फिर मैं दोबारा उसको करूंगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ को, ये छापो कर लो। अब जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकाली छोटे से एलिमेंट dx की, ऐसे ही हम लोग छोटी सी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? ठीक है, तो छोटी सी काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं dk। क्या लिखते हैं? ये भी बहुत छोटी आएगी, है ना। dk इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, एम क्या लेंगे? dm, छोटा सा मास, इंटू वी स्क्वायर इंटू, ये बात समझ में आती है। तो ये किसकी वेलोसिटी है? किसकी वेलोसिटी है? ये वेव की का है, सोचो ना, पार्टिकल की है ना, पार्टिकल की है ना काइनेटिक एनर्जी की, वेव की काइनेटिक एनर्जी है? पार्टिकल। तो इट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यानी कि वीपी लिख लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा दैट्स, तुम्हें पता है इक्वेशन ऑफ वेव आई थी हमारी y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस। तो मेरे को अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चाहिए तो क्या मेरे को डेल वाई बाई डेल टी लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा या नहीं? वो क्या हो जाएगा? ए, अच्छा, माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, हो गया नहीं होगा? ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। स्क्वायर कर लेते हैं इसका, डीएम की जगह म्यू डी एक्स लिख दूं क्या? तो डी के आ जाएगी मेरे पास, डी के इज इक्वल टू हाफ म्यू डी एक्स, म्यू इंटू इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो क्या ये वही आ गया? डी के इज इक्वल टू, अच्छा मैं डी एक्स को इधर ले आता हूं, ये आ गया म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ आई, क्या वही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ भी आ गई? मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब अच्छा सुनो, जब ये डिट्टो सेम है, जब ये, इसका मतलब कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी क्या तभी पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि दोनों में फेज का कोई डिफरेंस। मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब मैं फर्क बता रहा हूं एसएचएम और वेव्स में। ध्यान सुनो, जब हम एसएचएम पढ़ते थे, जिस समय पर किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यानी कि वो मीन पोजीशन पर है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती थी। कितनी होती थी? और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती थी एक्सट्रीम पोजीशन पर, तब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती थी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है भैया। यहां पर जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तभी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तभी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ वेव, इन केस ऑफ, आर मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द सेम टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है। समझ में आ रहा है। एक पार्टिकल जब एसएचएम करता है और अनंत पार्टिकल एक ही स्ट्रिंग के अंदर जब एसएचएम करते हैं तो क्या फर्क है? जब एक पार्टिकल करेगा तो दोनों आउट ऑफ फेज होंगे बिल्कुल, जब एक मैक्सिमम दूसरा मिनिमम, एक मिनिमम दूसरा मैक्सिमम, और यहां पर दोनों एक साथ मैक्सिमम और एक साथ। अच्छा, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है ना? सिंपल सी बात सोचो, काइनेटिक एनर्जी कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिकल मीन पोजीशन से उसी हिसाब से डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन इसमें जब ये बहुत सारे पार्टिकल एक साथ एसएचएम कर रहे हैं तो एक और एक्स्ट्रा फोर्स आ गया है, दैट इज टेंशन। ये टेंशन फोर्स बार बार जैसी ही स्ट्रिंग थोड़ी ऊपर जाती है उसका डीएक्स एलिमेंट खिंचकर डीएल का हो जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देती है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। तो मान लो ऐसी मैंने एक वेव बनाई, क्या बनाई ऐसी, यहाँ पे एक पॉइंट का नाम दे दिया मैंने बी और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने, इनमें से कौन सा वाला पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है? जब ये अपनी मीन पोजीशन पर है तो क्या इसकी रफ्तार मैक्सिमम होगी? होगी या नहीं होगी? जब इसकी रफ्तार मैक्सिमम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी। तो मैंने आपसे पूछा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी में से कौन ज्यादा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी में से, अबे एक ही ज्यादा है ना, एक ही ज्यादा है ना अभी फिलहाल में दिखने में, सोचो सही। मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कंपेयर की नहीं कह रहा, मैं बोल रहा हूँ अभी काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है, एक ही अभी की, एक ही। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी एट दिस इंस्टेंट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी एट ए और पोटेंशियल एनर्जी बी कंपेयर करो तो वो भी यही आएगी। क्यों? जिस समय पर ए की काइनेटिक एनर्जी बी की काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है, उस समय पर ए की पोटेंशियल एनर्जी भी बी की पोटेंशियल एनर्जी से। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ,
अरे वो मेरा कहने का मतलब क्या है कि टेंशन एक एक्स्ट्रा फोर्स और आ रहा है जो उसे बार बार एलिमिनेट करके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है। ये थोड़ी ना मतलब था कि खाली ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। डिट्टो दोनों की दोनों हर इंस्टेंट पर सेम होगी, पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ये बात समझ में आ रही है? बोलो। तो आप ये लिखो, फिर दोनों की टोटल एनर्जी कर लेते हैं प्लस करके। तो हमारे पास कुल मिला के आ गया डी के बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है भाई साहब, अब अपने को निकालनी है टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट यानी कि डी बाई डी एक्स, डी बाई इज इक्वल टू डी के बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स। बोलो। और ये क्या हो जाएगी, डी के बाई डी एक्स को क्या लिख देंगे, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो कुल मिला के ये टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या आ गई, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टू, टू नहीं आएगा सॉरी, कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बोलो ये क्या आ गई, एनर्जी पर यूनिट लेंथ, एनर्जी पर यूनिट। बोलो समझ में आ गई क्या बात? अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई है, ये बात समझ में, तो आगे अब मेरे को निकालनी है पावर। क्या निकालनी है? पावर। पावर, पावर भी इंस्टेंटेनियस पावर। कौन सी पावर? इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकलती है, डी बाई डी टी, डी बाई, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, डी बाई डी टी करना है तो इसको ऐसे लिख लें, डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। बोलो क्या दिक्कत है, डी एक्स से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, डी टी को डी टी लिखा रहने दिया। अब डी बाई डी एक्स तो मेरे को पता है, और डी एक्स बाई डी टी यानी कि वी, किसकी रफ्तार, सोच समझ के बोलना। वाई में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका, पार्टिकल का, यानी कि डी वाई बाई डी टी होता तो वो पार्टिकल की रफ्तार होती, जबकि एक्स में कौन ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टर्बेंस एक्स में कौन ट्रेवल कर रहा है ये, तो यानी कि डी एक्स बाई डी टी किसकी रफ्तार है, वेव की। किसकी? मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। तो यानी कि इट इज वी, इट इज, तो इसको कैसे लिख देते हैं, इसको एज इट इज लिख दो, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू में वी कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोलो कोई दिक्कत? अब ये v होती है, चलो इसको एज इट इज रहने दो, v इज इक्वल टू टी बाई म्यू। क्या लिखना, ये हो गई हमारे पास p इंस्टेंटेनियस, क्या हो गई, म्यू। अच्छा, इसको अब मैं ओमेगा को लिख सकता हूँ 2 पाई f, क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, तो ओमेगा 2 पाई f, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर a स्क्वायर म्यू v cos स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्या सबको समझ में आ गया? तो इंस्टेंटेनियस पावर आ गई हमारे पास, छोटी सी इंस्टेंटेनियस पावर, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा। अब मेरे को, मैं बताऊं तुम्हें, जो हमें फॉर्मूला याद करना होता है वो इंस्टेंटेनियस पावर का भी नहीं करना, वो हमको करना होता है एवरेज पावर का। किसका? तो एवरेज पावर निकाल लें, दोनों साइड एवरेज ही तो लेना है, तो एवरेज पावर पी एवरेज इज इक्वल टू, दोनों साइड एवरेज लेंगे, कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी का एवरेज क्या आ जाएगा, 1/2, एक 1/2 से 2 2 क्या हट जाएगा, तो पी एवरेज आएगा 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। भैया याद रखना है, याद रखना है, जितना हमने सब करा काम का फॉर्मूला ये है, पी एवरेज इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी। एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा, इसको कुछ खास नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बार जब पावर आ गई, क्या आ गई, अगली चीज मेरे को निकालनी है इंटेंसिटी। क्या निकालनी है? इंटेंसिटी मतलब होता है पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया। ठीक है, तो क्या करूं, पावर लिखूं 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी अपॉन में एरिया, क्या ए से ए काट दूं, ठीक है, ये ए एम्पलीट्यूड है और ये ए एरिया। हाँ नहीं तो, अच्छा सुनो सुनो सुनो, जब ये एरिया है, सुनो, अरे ध्यान सुन लो, बस हंसती रहेंगे। ये म्यू को लिख दूं मास पर यूनिट लेंथ, म्यू को क्या लिख दूं, मास पर यूनिट लेंथ, तो यानी कि अगर मैं इसको लिख रहा हूं मास और अपॉन में आ गई लेंथ, अपॉन में आ गई, तो ये नीचे वॉल्यूम बन गया, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट डेंसिटी हो गई। तो मैं ये जो एवरेज इंटेंस, देखो जब ये पावर एवरेज अपॉन एरिया है तो इंटेंसिटी भी एवरेज आई है, तो एवरेज इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। ये दोनों फॉर्मूले भैया बड़े काम के हैं, याद रख लेना। पावर एवरेज का क्या हो गया, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी, और
एवरेज इंटेंसिटी का क्या हो गया, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर स्क्वायर रो वी, खाली रो और म्यू का फर्क है, बाकी कोई फर्क। आज का यही खत्म करते हैं, है ना, ये लिख लो बस।